तो दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी में पिछले कुछ वीडियोस में ना मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं आपको पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो को समझने के लिए वो थोड़ा सा बस मतलब जानना 1 मिनट का बस काम है, वो ज़रूरी है। तो हमने ना एक कुंडली ली थी, एक भाव चलित कुंडली ली थी हमने कर्क लग्न की, जिसमें हर ग्रह की और भाव की डिग्री मिनट और सेकंड दिए हुए थे। और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो उप नक्षत्र की टेबल होती है 1 से 249 तक की, उसकी मदद से हमने ये भाव और ग्रहों को डिग्री मिनट सेकंड के हिसाब से उनके राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी की वैल्यू जो है वो हमने भरी थी, है ना। ये मैं आपको बता चुका था दोस्तों। फिर इसके बाद में हमने 6 फोल्ड मेथड के बारे में भी चर्चा कर ली थी। तो ये 6 फोल्ड मेथड मैंने भाव की आपको बताई थी, और फिर जो है ना ये मैंने आपको ग्रह की भी जो है 6 फोल्ड मेथड जो है वो बता दी थी। इतना सब डिस्कस करने के बाद में अब जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है वो ये आती है कि ना जातक आया है हमारे पास में, या तो वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमसे कोई प्रश्न पूछता है, या तो फिर वो अपनी जो जातक की जन्म कुंडली होती है उसके हिसाब से हमसे कोई प्रश्न पूछता है। और वो प्रश्न खुद के बारे में ना पूछ के अपने किसी सगे संबंधी, किसी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव के बारे में जानना चाहता है। द नेटिव विजिट्स द एस्ट्रोलॉजर प्लेस, and instead of asking about the native himself or herself, the native is wishing to know about any of his or her ब्लड रिलेशन, ओके, और फैमिली मेंबर। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है ना। जातक आया है अपने से अपनी कुंडली लेकर, बोल रहा है कि सर मम्मी की कुंडली तो नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी कुंडली से कुछ बता सकें, या मेरी कुंडली से अगर आप मेरे होने वाले जीवन साथी के बारे में कुछ बता सकें, मेरी पहली संतान के बारे में कुछ बता सकें, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मेरी आने वाली महादशा में या वर्तमान में जो अंतर्दशा चल रही है उसमें कैसा रहने वाला, ये इस तरह के प्रश्न जो है जातक हमसे पूछता है। तो इसके लिए जो है ना हमें आज के वीडियो में चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया है दोस्तों, ये जो केपी में शुरू में मेरे वीडियोस थे वहाँ पे ना मैंने आपको ग्रह कारक तत्व निकालना सिखाया था। आज के वीडियो में हमें जो है चीज़ें जो समझनी है उनके लिए एक क्विक रिवीजन करना ज़रूरी है। तो जो लोग मेरे वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग वो वीडियो देखे हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप लोग घर वगैरह पे रिवीजन करते हो या नहीं मुझे पता नहीं, है ना। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो ऊपर बनी हुई है ये जो है मेरी ये राशि कुंडली है। इस राशि कुंडली को हम जो है D1 कुंडली भी कहते हैं। और जो नीचे की तरफ बनी हुई है ये जो है मेरी ये केपी कुंडली है, जिसे हम भाव चलित कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मुझे ग्रह के कारक तत्व लिखने हैं। मुझे लिखना है कि सूर्य जो है इस कुंडली में किन भावों का निर्देशन कर रहा है। मुझे ये लिखना है कि सूर्य यहाँ पर किन भावों का क्या कर रहा है, निर्देशन कर रहा है। तो मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर जो है कोई ऐसी कुंडली होती है, कैसी, कोई राशि कुंडली जैसी कोई कुंडली होती भी है या नहीं। अभी ग्रह कारक तत्व लिखने के लिए हम पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ केपी कुंडली पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ भाव चलित कुंडली पर रहेगा, ठीक है। हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है, कोई भी राशि यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। तो ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है वो हम पता लगाएंगे कैसे, वो हम पता लगाएंगे केपी कुंडली के माध्यम से। ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और किस भाव का स्वामी है, ये चीज़ें हमको जो है पता लगानी है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूर्य, चंद्र, इसके बाद में फिर जो है मंगल, फिर इसके बाद में जो है वो बुध, बुध के बाद में जो है वो है जुपिटर, जुपिटर के बाद में जो है वो है वीनस, वीनस के बाद में है सैटर्न, सैटर्न के बाद में है राहु, और राहु के बाद में एक लाइन छोड़ के जो है वो केतु। तो ये जो है ना अभी मैंने ग्रहों के नाम लिख लिए हैं दोस्तों। क्या है कि थोड़ा सा अपन को समझाना था, है ना, अच्छे से, इसलिए इस तरह से हमने जो है लिखा हुआ है। सूर्य जो है दोस्तों वो मेरा भाव चलित कुंडली में पहले भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है मेरा वो चौथे भाव में जो है बैठा हुआ है। मंगल जो है मेरा वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। बुध जो है मेरा दोस्तों वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है मेरा वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जो है मेरा दोस्तों वो 12वें भाव में बैठा हुआ है।
है। शनि जो है मेरा वो 5वें भाव में बैठा हुआ है। राहु जो है दोस्तों मेरा वो 8वें भाव में बैठा है और केतु जो है मेरा यहाँ पर वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो है मैंने लिख दिया है। इसके बाद में अब हमें आगे कुछ चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा समझना था। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं, सूर्य किस भाव का स्वामी है, सूर्य किस राशि को रूल करता है, और वो जो राशि है मेरी वो केपी कुंडली में किस भाव में लिखी हुई है। सूर्य जो है मेरा वो सिंह राशि को, मतलब कि 5 नंबर की राशि को रूल करता है, और 5 नंबर की राशि मेरी केपी कुंडली में दूसरे भाव में लिखी हुई है। ये मेरा दूसरा भाव है जहाँ पर 5वीं राशि लिखी हुई है, मतलब सूर्य जो है मेरा वो यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी है। ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है। इससे जो है अभी हम, चलिए काट देता हूँ मैं, रेड पेन से लिख देते हैं ताकि हमें अलग अलग थोड़ा सा दिखता जाए। चंद्रमा जो है मेरा दोस्तों समझिएगा बहुत अच्छे से, चंद्रमा 4 नंबर की राशि को रूल करता है। 4 नंबर की राशि जो है मेरी वो पहले भाव में लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। मंगल जो है मेरा दोस्तों वो पहली और 8वीं राशि को जो है वो रूल करता है। तो पहली राशि जो है मेरी वो 10वें भाव में लिखी हुई है, और 8वीं राशि जो है मेरी वो 5वें भाव में लिखी हुई है। तो इस तरह से जो है ये 3 ग्रहों के मैंने कारक तत्व लिख लिए हैं। बुध जो है मेरा दोस्तों वो तीसरी और 6वीं राशि को रूल करता है। तो तीसरी राशि मतलब कि 12वें भाव में है, और 6वीं राशि जो है वो तीसरे भाव में है। तो बुध जो है कर्क लग्न की इस कुंडली में मेरा 12वें और तीसरे भाव का जो है वो स्वामी है। गुरु जो है दोस्तों मेरा वो 9वें नंबर की और 12वें नंबर की राशि को रूल करता है, तो यहाँ पर 6 और 9 जो है वो आ जाएगा। शुक्र जो है दोस्तों मेरा वो दूसरे और 7वें नंबर की राशि को रूल करता है। दूसरी राशि मतलब कि वो 11वें भाव को रूल कर रहा है। 7वीं राशि मतलब कि वो चौथे भाव को भी रूल कर रहा है। शनि जो है दोस्तों मेरा वो 10वीं और 11वीं राशि को रूल करता है, मतलब वो 7वें और 8वें भाव का यहाँ पर स्वामी है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो 8 आ जाएगा। अब राहु के केस में, राहु और केतु के केस में नियम जो मेरे होते हैं वो थोड़े से जो है वो अलग हो जाते हैं। तो क्या अलग हो जाता है उसको हम थोड़ा सा जो है अभी समझ लेते हैं। तो अलग क्या होता है दोस्तों, अलग ये होता है कि राहु और केतु किस भाव में बैठे हुए हैं उसका पता हम केपी कुंडली से लगाते हैं। फिर राहु और केतु जो होते हैं, राहु होता है और जो केतु होता है, ये जिस हाउस में बैठते हैं ये उसका भी फल देते हैं। ये जिन ग्रहों के साथ कंजंक्शन में, मतलब कि युति में होते हैं, उसका भी फल देते हैं। ये जिस ग्रह के ज़ोडिएक साइन में बैठे होते हैं ये उसका भी फल देते हैं। और ये एस्पेक्टेड बाय, मतलब कि जिन ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ रही होती है ये उसका भी फल देते हैं। हाउस के लिए हमें सिर्फ केपी कुंडली लेनी होती है, कंजंक्शन देखने के लिए, ज़ोडिएक साइन देखने के लिए, और ये कौन से ग्रह इन पर दृष्टि डाल रहे हैं वो देखने के लिए हम जो है D1 कुंडली का जो है वो उपयोग करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं अब हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना। ये मैंने शुरू में अपने बेसिक वाले लेक्चर्स में बताई थी दोस्तों, जब चैनल मैंने शुरू किया था उस समय पे, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब ये सारी चीज़ें बताई थी। आज हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आज के क्लास के लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मान लीजिए आप में से किसी को अभी भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हम एक बार जो है ये देख सकते हैं। अब राहु जो है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन। तो राहु जो है मेरा वो 11 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर किससे देखना है, अब जब हम कंजंक्शन, ज़ोडिएक साइन और एक्सपेक्टेड बाय की बात करेंगे तो अब हम केपी कुंडली को किनारे रख देंगे। अब हमें किसको देखना है, अब हमें जो है वो देखना है किसको, जो हमारी राशि कुंडली या फिर जो D1 कुंडली होती है हमें उसको देखना है। तो यहाँ पर राहु जो है मेरा वो 11 नंबर की राशि में बैठा है। 11 नंबर की राशि को जो है दोस्तों सैटर्न रूल करता है, तो मैं यहाँ पर सैटर्न लिख दूंगा। इसके बाद में दोस्तों मुझे ये चेक करना है कि क्या किसी ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु के अलावा
या फिर मंगल की चौथी या आठवीं दृष्टि, या फिर गुरु की पांचवी या नौवीं दृष्टि, या फिर शनि की तीसरी या 10वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है क्या। तो मुझे और क्या चेक करना है दोस्तों, मुझे ये चेक करना है कि किसी भी ग्रह की, केतु को छोड़कर, राहु के लिए हम केतु को कंसीडर नहीं करेंगे, केतु के लिए राहु को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, है ना। और राहु और केतु की वैसे अगर कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि दृष्टि नहीं भी होती, हालांकि हम 5वीं और 9वीं दृष्टि मानते भी हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो अलग है, अब अपन उस डिस्कशन में अभी नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर अब हमें देखना है, देखिए क्या देखना है कि क्या जुपिटर की 5वीं या 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, सेम केतु के लिए भी। क्या सैटर्न की तीसरी या 10वीं दृष्टि पड़ रही है, या फिर क्या मार्स की चौथी या 8वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वीं तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन ये जो स्पेशल दृष्टियाँ होती हैं इन्हें भी साथ में हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ रही है, सूर्य की पड़ रही है और मरकरी की पड़ रही है। अब इसके बाद में हम सैटर्न की चेक करेंगे तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 और फिर ये 3, ठीक है। सैटर्न देखिएगा दोस्तों, फिर से 1 2 और फिर ये 3। तो शनि की जो है मेरी तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ रही है राहु पर, ठीक है। हम लिख देते हैं, हालांकि हम एक बार चूंकि लिख चुके हैं कि राहु जो है वो शनि की राशि में ही बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। अब इसके बाद में क्या मंगल की चौथी या 8वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। गुरु की 5वीं या 9वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राहु के जो सिग्निफिकेटर होंगे वो 8वां भाव होगा, प्लस सैटर्न के सिग्निफिकेटर, प्लस सन के, प्लस मरकरी के और प्लस सैटर्न के। अब सैटर्न चूंकि यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है तो हम इसे जो है 1 बार कट कर देंगे। अब इसके बाद में अब हमें सिग्निफिकेटर लिखने हैं राहु के, तो देखिए 8 तो हो ही जाएगा। और शनि के सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, 5 7 और 8, तो 5 7 और 8 हम फिर से लिख देंगे। सूर्य के सिग्निफिकेटर हैं 1 और 2, ये भी हम फिर से लिख देंगे। और बुध के जो सिग्निफिकेटर हैं वो है 2 12 और फिर 3, वो हैं 2 फिर 12 और फिर 3। अब यहाँ पे देखिए जो भी भाव रिपीट हो रहे हैं उन्हें अभी हम कट कर देते हैं। फिर इसके बाद में जो है ये 2 जो है रिपीट हुआ है, तो 8 5 7 1 2 12 और फिर 3, ये जो है मेरे पूरे के पूरे सिग्निफिकेशन हो जाएंगे राहु के। इसी तरह से दोस्तों अब हमें केतु के सिग्निफिकेशन देखना है। तो केतु जो है मेरा यहाँ पर ये 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, जो कि 5 नंबर की जो राशि है मेरी वो सन की होती है। इसके बाद में अब हमें ये देखना है कि क्या केतु पर दृष्टि पड़ रही है किसी की, है ना। तो वो अब हम थोड़ा ज़रा अच्छे से एक बार ज़रा चेक करते हैं, देखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं पड़ रही, किसी की नहीं पड़ रही है ना। जुपिटर की 1 2 3 4 5 नहीं। मंगल की यहाँ पर 6वीं दृष्टि है जो कि होती नहीं है मंगल की, है ना। ये 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8वीं यहाँ पे पड़ेगी, और 1 2 3 4 नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये देखिए किनके साथ युति में है, ये जो मेरा केतु है ये सन और मरकरी के साथ ही जो है मेरा युति में है, सन के साथ और मरकरी के साथ जो है वो युति में है। अब यहाँ पर ये सन 2 बार आ रहा है तो इसे हम कट कर देंगे। केतु के जो सिग्निफिकेशन होंगे वो होंगे 2, और सन का सिग्निफिकेशन मतलब कि 1 और 2, और फिर मरकरी का जो सिग्निफिकेशन है वो है मेरा 2 12 और 3, 2 12 और फिर 3। अब ये पहले वाले को हम नहीं काटेंगे, ये सेकंड वाले को कट करेंगे, इसको कट करेंगे। तो 2 1 12 और 3 ये जो है मेरे ये केतु के सिग्निफिकेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये राहु के सिग्निफिकेशंस हो गए और ये केतु के सिग्निफिकेशंस हो गए, ठीक है। फिर से एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। सूर्य जो है दोस्तों मेरा वो पहले भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा चौथे भाव में, मंगल जो है मेरा 9वें भाव में बैठा है, बुध दूसरे भाव में, जुपिटर 10वें भाव में, वीनस 12वें भाव में, शनि 5वें भाव में, राहु 8वें भाव में, केतु दूसरे भाव में। इसके बाद में फिर हमने क्या चेक किया कि सूर्य जो है मेरा ये मेरा दूसरे भाव का स्वामी है, चंद्रमा जो है मेरा ये पहले भाव का स्वामी है, मंगल जो है मेरा वो 1 और 8 नंबर की राशि के कारण 10वें भाव का स्वामी है और 5वें भाव का स्वामी है, ठीक है।
भाव ऐसे होते हैं ना, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। बुध जो है मेरा दोस्तों, ये 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, तो 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। गुरु जो है दोस्तों मेरा, ये 6वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। शुक्र जो है दोस्तों मेरा, ये मेरा 7 नंबर की राशि के कारण चौथे भाव का स्वामी है और 2 नंबर की राशि के कारण जो है मेरा ये 11वें भाव का स्वामी है। ठीक है। शनि जो है मेरा, ये 10 और 11 नंबर की राशि का स्वामी होता है, तो ये जो है मेरा 7वें और 8वें भाव का स्वामी है। राहु के लिए वो किस भाव में बैठे हैं वो मैंने केपी कुंडली से देखा, किस राशि में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ वो युति में हैं और कौन से ग्रह उन्हें दृष्टि डाल रहे हैं, ये मैंने जो है D1 कुंडली से देखा। तो ये जो है मेरे राहु और केतु के पूरे पूरे जो है वो सिग्निफिकेशंस हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में ना दोस्तों क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा जो है निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, अब हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, तो क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ना मैंने कुंडलियाँ कुछ पहले से बना के रखी हुई हैं। ठीक है। अब ये ना भाव लिखे हुए हैं, सिर्फ ये भाव लिखे हुए हैं। तो ये जातक की मेरी कुंडली है, ये जो मेरी कुंडली है ये है नेटिव की, है ना। ये इसमें पहला भाव है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, इस तरह से है। अब जातक आया है मेरे पास में और वो अपनी कुंडली से पूछना चाहता है अपनी मदर के बारे में। किसके बारे में पूछना चाहता है? मदर के बारे में पूछना चाहता है। तो जातक की माता का जो हाउस होता है वो चौथा भाव होता है ना। तो हम क्या करेंगे, चौथे भाव को लगन बना लेंगे। तो ये मेरा पहला भाव हो जाएगा, ये दूसरा भाव हो जाएगा, ये तीसरा भाव हो जाएगा, ये चौथा भाव हो जाएगा, ये 5वां भाव, ये 6वां भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव और ये 10वां भाव और ये 11वां भाव और फिर ये मेरा जो है ये 12वां भाव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमने क्या किया कि जातक की जो कुंडली थी वहाँ से हमने जो है जातक की माता की कुंडली बना ली। तो हमने क्या किया, 4th हाउस को लगन बना लिया, है ना। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये रोटेट सीधे सीधे हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये सिग्निफिकेशंस थे ना, इन सिग्निफिकेशंस की हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जब ये कुंडली जो है मतलब मेरी इस तरह से हो जाएगी, तो ये कुंडली मेरी क्या हो गई, जातक की मदर की कुंडली हो गई। अब मैंने यहाँ से आपको आगे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जातक की कुंडली से ना, जातक के पहले हम एक बार मदर की कुंडली बना के देखते हैं। ये ना सिर्फ अभी हमें क्या है थोड़ा समझने के लिए करना है। तो मैं ना इस कुंडली को ऐसा क्या है यहाँ पर फोल्ड कर देता हूँ। समझते जाइएगा दोस्तों, है ना। ये समझना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक सीखने के हिसाब से जो है ये चीज़ें कभी कभी क्या मतलब होता ही है ऐसा कि व्यक्ति आता है और अपने किसी परिवार के सदस्य के बारे में जो है हमसे जानना चाहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ना अब हम थोड़ा सा ज़रा समझते हैं। तो मैंने क्या किया, 7वां, ये जो चौथा भाव था ना, इसको क्या किया मैंने, रोटेट करके लगन बना दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और फिर ये 6, है ना। ऐसे यहाँ पे भी होगा। देखिए कोई भी राशि रिपीट नहीं हो रही है केपी कुंडली में। अगर रिपीट हो रही होती तो हमें वैसे रिपीट करके ही लिखनी पड़ती। तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये 6। अब इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे ना, ग्रह को भी बिठाल देंगे। तो चंद्रमा जो है ना मेरा, मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चंद्रमा जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो है मेरा शनि आ जाएगा, राहु जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मार्स यहाँ पे आ जाएगा, जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, वीनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो है सन, मरकरी और फिर केतु जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है ये मेरी लगन कुंडली बनेगी। और अगर मैं केपी कुंडली बनाऊँ तो वो मेरी कैसे बनेगी कि लगन में जो है वो मेरा चंद्रमा होगा, इसके बाद में जो है मेरा शनि होगा,
यहाँ पे जो है मेरा राहु होगा, यहाँ पर जो है मेरा मंगल होगा, यहाँ पर जुपिटर होगा, और इसके बाद में जो है मेरा फिर यहाँ पर वीनस हो जाएगा, यहाँ पर सन हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरा मरकरी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरा केतु हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है जातक की कुंडली से ना मैंने जातक की माता की कुंडली जो है वो मैंने बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से क्या है समझना है। ठीक है, यही सन जिसका सिग्निफिकेशन पहले 1 और 2 था, यही सन जिसका सिग्निफिकेशन क्या था पहले, जो 1 और 2 था। अब अगर मैं जातक की माता की कुंडली में देखूं, जातक की कुंडली से ना मैंने जातक की माता की कुंडली बनाई है, तो अब जो मेरा सन का सिग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, 10 और 11 हो जाएगा। सन जो है मेरा वो 10वें भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव का जो है वो स्वामी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अभी हम कुछ मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं मून की बात करूं, तो मून जो है दोस्तों मेरा यहाँ पर जो है मेरा ये कहाँ, लगन में जो है मेरा बैठा हुआ है, और ये जो है मेरा 10वें भाव का स्वामी है। तो 1 और 10 जो है ना वो मेरे सिग्निफिकेशन हो जाएंगे मून के। अगर मैं ऐसे ही मार्स की बात करूं, अभी सिर्फ हम समझ बस रहे हैं, है ना, तो मंगल जो है दोस्तों मेरा ये 6वें भाव में बैठा हुआ है, और 1 और 8 नंबर की राशि मतलब 7वें भाव का और दूसरे भाव का जो है मेरा ये 7वें भाव का और दूसरे भाव का जो है मेरा ये रूलर है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं मरकरी की बात करूं, तो मरकरी की बात में क्या होगा, समझिएगा ये चीज़ बहुत अच्छे से, है ना। यदि मैं मरकरी की बात करता हूँ तो बुध जो है मेरा यहाँ पर जो है मेरा ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, और बुध जो है मेरा वो तीसरी और छठवीं राशि का स्वामी है, 6वें भाव का स्वामी है। तो तीसरी राशि जो है 9वें भाव में है और छठवीं राशि जो है वो 12वें भाव में है। तो 11, 9 और 12 ये जो है मेरे सिग्निफिकेशंस हो जाएंगे। ऐसे ही जो हैं वो मेरे सभी प्लैनेट्स के जो हैं वो सिग्निफिकेशंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना जो हमें समझने वाली चीज़ है वो क्या है, वो ना मैं आपको बताता हूँ। अब इतना टाइम नहीं होता, धीरे धीरे ना, मतलब ये चीज़ें आप सिर्फ कुंडली को देख के ही फलादेश कर सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा समझिएगा। जब हमने जोड़ना शुरू किया था ना तो हम ऐसे जोड़ते थे 4, फिर हमें क्या करना है 5 जोड़ना है, तो हम ऐसे 4 डंडी, फिर 0 और फिर 5 डंडी करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम ये बोल देते थे कि ये 9 होगा, है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं 4 + 5 मन में ही कर लेते हैं। तो ऐसे ही शुरू में ना, अभी मैं आपको ऐसे ही रोटेट करके बता रहा हूँ, आगे चल के जो है आप इसे मन में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सूर्य जो है वो 1 और 2 सिग्निफाई कर रहा है। सूर्य क्या सिग्निफाई कर रहा है, 1 और 2। लेकिन अगर मैं माता की कुंडली की बात करूंगा तो वो 10 और 11 सिग्निफाई करेगा। देखो अच्छे से समझना है ना, यहाँ जातक की कुंडली में सूर्य जो है वो पहले और दूसरे भाव को सिग्निफाई कर रहा है, पहले भाव को और दूसरे भाव को। लेकिन जातक की माता की कुंडली में ये 10वें और 11वें भाव को सिग्निफाई करेगा, और मैंने अभी आपको यही देखिए लिख के बताया है 10 और 11। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है वीनस 12, 11 और 4 इन 3 भावों को सिग्निफाई कर रहा है। 12 को सिग्निफाई कर रहा है वीनस, 11 को कर रहा है और फिर 4 को कर रहा है। ठीक है, तो 12, 11 और 4 ये सिग्निफिकेशन होंगे जातक की कुंडली के लिए। लेकिन माता की कुंडली के लिए क्या होंगे, 9, 8 और 1 ये जो है सिग्निफिकेशंस हो जाएंगे किसके, वीनस के। 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर से जरा हम देख लेते हैं। हाँ, 12, 11 और 4 ये जो है ना इस तरह से मतलब जो है सिग्निफिकेशंस होंगे 12, 11 और 4। 12, 11 और 4 ये होंगे जातक के लिए, लेकिन 9, 8 और 1 ये सिग्निफिकेशन होंगे जातक की माता के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए जातक ने जो है आपसे आपके पिता, अपने पिता के बारे में पूछा है, तो पिता के लिए क्या होगा, 9वां भाव जो है वो लगन हो जाएगा। तो ये 1 2 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10 और फिर ये 11 और फिर ये 12। तो ये अभी अपन किन की बात कर रहे हैं, ये अभी अपन बात कर रहे हैं फादर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जातक यदि आपसे पूछना चाहता है, जातक यदि आपसे पूछना चाहता है कि सैटर्न के सिग्निफिकेशन जो कि 5, 7 और 8 है, जो कि 5, 7 और 8 हैं जातक की कुंडली में, वो जातक के पिता की कुंडली में क्या होंगे, वो होंगे 9, 11 और 12 सिग्निफाई करेगा। यदि हम जातक की कुंडली से जातक के पिता की कुंडली
मतलब जातक की कुंडली से जातक के पिता के बारे में फलादेश करना चाहते हैं तो जो शनि 5वें 7वें और 8वें भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है जातक के लिए, वही शनि 9वें 11वें और 12वें भाव का सिग्निफिकेशन करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा जो है जातक के पिता के लिए। जातक की कुंडली से हम क्या कर रहे हैं, जातक के किसके बारे में पता करना चाह रहे हैं दोस्तों, जातक के हम पिता के बारे में पता करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि जातक आपके पास में आता है, बोलता है कि मुझे ना अपनी कुंडली से अपनी संतान के बारे में थोड़ा सा कुछ जानना है। तो संतान, पहली संतान के लिए मान लीजिए 5वां भाव लगन होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और फिर ये 12वां। ये इस तरह से क्या है, जातक की कुंडली से हमने 5वें भाव को क्या कर लिया है, लगन बना लिया है ना। ग्रह उसी तरह से रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, ग्रह रोटेट करके अभी मैंने आपको बताए हुए हैं ना। माता की कुंडली जब मैंने बनाई थी, जातक की कुंडली से जातक की माता के बारे में फलादेश करने के लिए मैंने चौथे भाव को रोटेट करके जब लगन बनाया था, तो मैंने ये आपको कुंडली बना के भी बताई थी। अभी हम बार बार कुंडली बना के नहीं देख रहे हैं, अभी हमें क्या है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो मार्स, जो मंगल 9वें 10वें और 5वें भाव को सिग्निफाई कर रहा था, 9वें 10वें और 5वें भाव को सिग्निफाई कर रहा था, वो जातक की प्रथम संतान के लिए 5वें 6वें और पहले भाव को जो है वो सिग्निफाई करेगा। कौन कौन से भाव को सिग्निफाई करेगा, 5वें 6वें और पहले भाव को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसको कर रहा है, 9वें 10वें और 5वें को, 9वें 10वें और 5वें को। तो यहाँ पर फिर ये 5वें 6वें और पहले भाव को जो है वो सिग्निफाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों हमें जातक की कुंडली से यदि मान लीजिए कोई पिता आया है, अपने संतान के बारे में, प्रथम संतान के बारे में कुछ पूछना चाहता है, उसने मान लीजिए प्रश्न कुंडली ली है, प्रश्न कुंडली में उसने आपसे क्या किया है कि 1 से 249 के बीच के नंबर्स लेके जो है उसने आपको एक नंबर दिया है, उस नंबर से आपने कुंडली बनाई है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में जो है हमें हाउस रोटेशन करना था, हमें असेंडेंट फिक्स करना था। तो हम 5वें भाव को लगन बना के काम करेंगे तो कुंडली जो है वो रोटेट हो जाएगी। अब अगर आप नहीं करना चाहते वैसा, तो आप जो है इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर हमें जातक की संतान के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर जो 5th कस्पल सबलॉर्ड था मेरा, जो कि मंगल था, तो ये जातक के संतान, पहली संतान के लिए ये असेंडेंट हो जाएगा। तो अगर मैं लगन के बारे में जानना चाहता हूँ तो 5th कस्पल सबलॉर्ड अब मेरा लगन के रूप में काम करेगा। तो मैं 5वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी मंगल को जातक की प्रथम संतान के लिए लगन मानकर जो है फलादेश करूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा कि व्यक्ति आया है और वो अपने जातक आया है, वो अपनी पहली संतान के एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है। बहुत अच्छे से समझना है ये आपको, है ना। तो पहली संतान मतलब कि 5वें भाव से हमने रोटेट किया, इसको लग्न बनाया। पहली संतान का एजुकेशन, यदि हम 12वीं तक के एजुकेशन की बात करते हैं, बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम वो चौथे भाव से देखेंगे। तो वो जातक की कुंडली का जो है 8वां भाव होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा 8th कस्पल सबलॉर्ड जो राहु है, वो उस जातक की प्रथम संतान के लिए उसके उसके बेसिक एजुकेशन को इंडिकेट करेगा। तो अगर मुझे बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ना है तो मैं 8th कस्पल सबलॉर्ड, जो कि इस कुंडली, रोटेटेड कुंडली के हिसाब से 4th कस्पल सबलॉर्ड होगा। 4th कस्पल सबलॉर्ड मतलब कि राहु मतलब कि राहु जो कि गुरु के नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में है। राहु गुरु ये स्ट्रिंग लेकर मैं है, फिर जो है फिर मैं फलादेश करूँगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। जातक आया है, जातक जो है अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता है। जातक ने प्रश्न कुंडली बनाई थी, प्रश्न कुंडली के लिए उसने हमें 1 से 249 के बीच का एक नंबर दिया था। हमने उस प्रश्न कुंडली के अनुसार एक प्रश्न कुंडली बनाई, हमने उस नंबर के अनुसार एक प्रश्न कुंडली बनाई। हमने 4th हाउस को रोटेट किया। 4th हाउस को जब हम लगन बनाएंगे
तो जातक उस कुंडली में जो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड था वो अब लगन के तरह कार्य करेगा। तो जातक की माता की यदि हमें आयु की गणना करनी होगी तो हम फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मतलब कि जुपिटर जो है मेरा वो चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। तो जुपिटर और चंद्रमा के बेस पर हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि वो जो आयु है उनकी वो अल्प आयु है, वो पूर्ण आयु है, या फिर वो मध्यम आयु की श्रेणी में आ रही है। और भी जो बाकी के जो मतलब जो हैं जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो हम चेक करेंगे। यदि जातक रिकवरी की बात करता है तो हम माता के 5th हाउस को चेक करेंगे जो कि यहाँ पर 8th हाउस होगा। तो 8th कस्पल सब लॉर्ड मतलब कि राहु जो कि माता के लिए, जातक की माता के लिए 5th कस्पल सब लॉर्ड होगा, हम उसके बेस पर चेक करेंगे। हम 6th कस्पल सब लॉर्ड को भी देखेंगे जो कि यहाँ पर जो है 9th कस्पल सब लॉर्ड के रूप में काम करेगा। तो ये 9th कस्पल सब लॉर्ड जो इस हमारी प्लेनेटरी कस्पल पोजीशन टेबल में है, सॉरी, वो 9th कस्पल सब लॉर्ड जातक की माता के लिए जो है मेरा वो क्या 6th कस्पल सब लॉर्ड के रूप में जो है वो काम करेगा। तो ये जो है दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, जातक की कुंडली से जातक की इमीडिएट जो मतलब ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में जो है पता करते हैं। मैं फिर से आपसे बोलूँगा, मैंने प्रश्न कुंडली में भी ये चीज़ कही थी कि जातक यदि आके आपसे ये बोल रहा है कि मेरे दूसरे नंबर के चाचा जो हैं उनकी तीसरे नंबर की जो वाइफ रही हैं, चूँकि उनकी पहली और जो दूसरी पत्नी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मेरे दूसरे नंबर के चाचा की तीसरे नंबर की जो वाइफ है उनकी जो दूसरे नंबर की लड़की है, मैं उनके विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आपको लेकर नहीं चलना है ना, आपको इमीडिएट रिलेशन ही लेके चलने हैं। अदरवाइज आप जो है अपने जो जातक हैं, जातक से कहिएगा कि अपने चाचा से ही वो ये बोल दे, या चाचा की जो 3rd नंबर की वाइफ है उनकी जो दूसरे नंबर की लड़की है उस लड़की से ही वो ये बोल दे कि वो यदि उनके मन में स्ट्रॉन्ग अर्ज है अपनी मैरिज के बारे में जानने के लिए तो वो जो है वही 1 से 249 के बीच का जो है वो नंबर दे दें। तो वहाँ से हम जो है मतलब जो है गणना करके उनको रिजल्ट जो है वो बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहली चीज़ तो भाव कारक तत्व निकालते हैं। भाव कारक तत्व निकालने के बाद में जो ये हाउस रोटेशन होता है दोस्तों, इसके जो एकदम मूलभूत सिद्धांत है ना मैंने आपको वो बता दिए हैं, है ना। इतने बेसिक से समझा पाना क्या है थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, गला सूख जाता है बताते बताते। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी में, ये कस्पल इंटरलिंक में भी इसी तरह से काम करेंगी। बस यहाँ पर जो है सब लॉर्ड की जगह हमें सब लॉर्ड का प्रॉमिस जो है वो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं हाउस रोटेशन वाले कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब कृष्णमूर्ति पद्धति में जब आप काम करते हैं, जब आप कस्पल इंटरलिंक में काम करते हैं, तो जनरली ना मतलब व्यक्ति आके आपसे पूछता क्या है, आपके पास में पिता आते हैं और वो ये बोलते हैं कि उनकी बेटी की शादी कब होगी, माता आके पूछती हैं कि उनकी बेटी की शादी कब होगी, या फिर कोई बेटा या बेटी आके पूछते हैं कि उनकी माता जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो रिकवरी कब होगी, है ना। या कोई व्यक्ति अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता है, कौन सी बीमारी है उनको वो जानना चाहता है। तो इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से दे सकते हैं। लेकिन रूल वही रहेंगे दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा, रूल यही रहेंगे। ऐसे ही ग्रह कारक तत्व हमको निकालने हैं, ऐसे ही हाउस रोटेशन करना है नेटिव की कुंडली से माता की कुंडली बनाकर। ये देखिए यहाँ पर है ना, इस तरह से ना हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो ये नेटिव की कुंडली है दोस्तों, ये वाली है ना, ये दोनों, और ये राशि कुंडली, और फिर ये जो है केपी कुंडली। नेटिव की कुंडली से नेटिव की माता की कुंडली हमने बनाई, और फिर रोटेटेड हाउस के बेस पे हमने ग्रह के कारक तत्व निकाले। ग्रह, ये स्क्रिप्ट हमारी चेंज नहीं होगी, है ना, सिर्फ क्या होगा, भाव बदल जाएंगे। तो चौथा भाव जो है वो माता के लिए लगन हो जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये भाव हो जाएंगे। और प्लानिटरी स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी है। सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में और चंद्रमा के उप नक्षत्र में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होना है। तो ये पूरा का पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट लेवल 0 से शुरू करके समझाने वाली जो प्रक्रिया थी वो मैंने कर दी है आपके लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर 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 कर दीजिएगा। ठीक है,
गिव अवे जो हमारा चल रहा है उसकी जानकारी होगी आपको, यदि नहीं होगी तो इस वीडियो के कमेंट में भी मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया ये जानकारी ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।